नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम 4 बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। तो आज की पहली बड़ी खबर में बात होगी संसद की, जहां शीतकालीन सत्र का एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में विपक्ष ने किसान मुद्दे पर हंगामा किया। वहीं दूसरी बड़ी खबर में हम बात करेंगे महाराष्ट्र की, जहां महाराष्ट्र के नए सीएम की रास्ताकशी खत्म हुई और बीजेपी की विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई है। वहीं तीसरी बड़ी खबर में जिक्र करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां आज मोहन कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं चौथी और आखिरी बड़ी खबर भी मध्य प्रदेश से ही है, जहां बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में भोपाल में प्रदर्शन किया गया। तो आइए शुरू करते हैं 4 बड़ी खबर। संसद के शीतकालीन सत्र का एक और दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में विपक्ष ने किसान मुद्दे पर हंगामा किया। विपक्षी नेताओं ने किसान विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी के नारे लगाए। कई नेता वेल में चले आए। हंगामे पर सभापति जगदीप धनखड़ ने नाराजगी जताई है। उन्होंने खड़े होकर विपक्षी नेताओं को डांटा। धनखड़ ने कहा कि ये नारेबाजी और घड़ियाली आंसू यहाँ नहीं चलेंगे। आपके लिए किसानों का हित स्वार्थ के लिए है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि इस प्रतिष्ठित सदन में मर्फी के नियमों को लागू करने के लिए एक एल्गोरिथम मौजूद है, जो जानबूझकर संसद नहीं चलने दे रही और इससे संसद के कामकाज में बाधा उत्पन्न हो रही है। हम अपने संविधान में बताए गए प्रावधानों के बिल्कुल विपरीत काम कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति की ये टिप्पणी इस संदर्भ में आई है, जिससे विपक्ष के सांसद नियम 267 के तहत स्थगन प्रस्ताव लाकर अडानी मामले, मणिपुर हिंसा, संभल हिंसा और अजमेर शरीफ दरगाह विवाद पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। और इसके चलते अब तक शीतकालीन सत्र में एक दिन भी सुचारू रूप से संसद का कामकाज नहीं हो पाया। वहीं विपक्षी सांसदों की नारेबाजी जारी रही तो सभापति ने सदन की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मनीष अग्रवाल जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मनीष जी, संसद का एक और दिन शीतकालीन सत्र का चल रहा है, इसका एक और दिन जो है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया है। तो ये हंगामा, अडानी का हंगामा, किसान मुद्दों का हंगामा और अब तो सभापति ने भी इस पर नाराजगी जता दी है। कैसे देख रहे हैं आप इसे? मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है ना, बात नहीं करना चाहता, सिर्फ हंगामा ही करना चाहता है। अगर विपक्ष का उद्देश्य बात करना चाहता है तो सिर्फ इस वजह से मैं तक नहीं देना कि जमीन की तरह की बात होगी, ये जायज तरीका नहीं है। आपको जनता ने विपक्ष का दायित्व दिया। अगर आप सरकार से सवाल ही नहीं पूछोगे तो सरकार जवाब क्या देगी? इस तरीके से ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है ना, सरकार को खुद ही एक बाईपास दे रहा है। विपक्ष जवाब चाहता ही नहीं है। जब आप उनके जवाब सुनोगे, जनता तक लेके जाओगे, तब तो आप बताओगे कि जवाब में क्या कमियां है, क्या और होना चाहिए। लेकिन आप जवाब सुनोगे नहीं, एक तरफा ही कहते रहोगे कि इस नियम के फैल करेंगे, ऐसे करेंगे, तब तक का समय खराब होता रहेगा और जनता तक उनकी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। विपक्ष को सकारात्मक रूप में जनता की आवाज उठानी चाहिए और सरकार को मजबूर करना चाहिए कि वो विपक्ष के सवालों का जवाब दे, उन जवाबों को जनता के बीच में लेके जाना। बिल्कुल मनीष जी, ऐसे तो जो अहम मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो नहीं पाएगी। लेकिन एक बात और यहाँ पर मनीष जी, कि जब कोई भी सर्वदलीय बैठक होती है तो सबसे पहले विपक्ष को बता दिया जाता है कि इन मुद्दों पर चर्चा होगी और हस्ताक्षर भी यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो क्या इस बार ये मान लिया जाए कि सरकार विपक्ष को मना नहीं पा रही है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर जिम्मेदारी है कि विपक्ष 2024 में अच्छा मैंडेट लेके आया है वो विपक्ष में ही, उसको जनता के उस मैंडेट का सम्मान करना चाहिए। वरना अगर आज को उसका सम्मान नहीं करेगा तो आगे के चुनाव में, जैसे आपने देखा होगा हरियाणा में और महाराष्ट्र में, विपक्ष को इससे खामियाजा उठाना पड़ा। जनता ने आपको सवाल पूछने के लिए भेजा है, आपके नियमों के तहत पूछने के लिए नहीं भेजा है। आप ज्यादा से ज्यादा सवाल पूछिए और सरकार को बाध्य करिए कि ज्यादा से ज्यादा चर्चा करें, चाहे रात में आपको 10 बजे तक 12 बजे तक चर्चा करनी पड़े, क्योंकि जितना ज्यादा सवाल जवाब होगा, लेकिन सरकार जवाब देगी तभी तो आप उसमें कमियां ढूंढ के जनता के हित की बातें उठा पाओगे। लेकिन आप सरकार को बोलने ही नहीं दे रहे हो। आपको तो मजबूर करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा चर्चा करेंगे, हो सका तो एक दिन में 2 चर्चा करेंगे, जिससे कि जनता के पास जानने के लिए। आज आप देखिए चैनलों पे और अखबारों में क्या डिस्कशन होता है
विपक्ष के हल्ले के कारण सदन नहीं चल पाया। क्या जनता में मैसेज जा रही है? सरकार तो अपनी तरफ से ये कोशिश कर रही है, तो वरना सरकार के पास और माध्यम है अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए, लेकिन विपक्ष के पास ये संसदीय माध्यम है अपनी बात जनता तक पहुंचाने के लिए। मनीष जी, अब तक तो जो है वो संभर हिंसा मुद्दा चल रहा था, अडानी मुद्दा चल रहा था, लेकिन अब किसानों का मुद्दा भी यहाँ पर उठा लिया गया। लेकिन ऐसे में छवि जो है विपक्ष की कहीं ना कहीं जनता की नजर में ठीक बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आप बिल्कुल सही कह रही है, मैं आपसे सहमत हूँ। आप किसानों का मुद्दा उठाओ, लेकिन उस पर बहस तो उसी तरह से नियम क्यों बनाते? अपनी बात को, अपने सवालों को सरकार के सामने पेश करूं कि किसानों की समस्याएं क्या है। अभी ये शीतकालीन सत्र है, 20 तारीख खत्म हो जाएगा, तो किसानों के मुद्दे फिर आप कहाँ जाके उठाओगे? जब आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो आप उसका उपयोग नहीं कर रहे। आपने संबंध बोलना था, आपका हक है संबंध बोलने का, लेकिन जब आप बोलोगे नहीं तो आपकी विचार जनता तक कैसे पहुंचेंगे? इस समय आपको अपनी शर्तों को भूल के ज्यादा से ज्यादा एक सकारात्मक डिबेट में देना चाहिए और ये कोशिश करनी चाहिए कि जनता के महत्व कम से कम आप सरकार का नजरिया को जानने की कोशिश करो। मनीष जी, विपक्ष की हरकतों से तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब विपक्ष के पास कोई मुद्दे नहीं बचे, इसलिए पुराने मुद्दे बार बार उठाए जा रहे हैं सदन में। देखिए, विपक्ष के पास जो मुद्दे है ना, विपक्ष अपना चुनाव के परिप्रेक्ष्य में गोल गोल चेंज करता रहता है। लोकसभा चुनाव से तो संविधान और आरक्षण मुद्दा था, आज उसके बाद से जब सत्र हो गया और विधानसभा चुनाव हो रहे हैं तो ये दोनों मुद्दों को भूल गए। जब सरकार संविधान की चर्चा करने के लिए तैयार हो गई है, डेट फिक्स हो गई है, तो ये सदन नहीं चलने दे। वैसे ये भी जब सरकार संविधान पे चर्चा करेगी तो सरकार इमरजेंसी के उस साझे अध्याय का भी जिक्र करेगी, इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। इसलिए ये चर्चा से भाग रहे। अदानी के मुद्दे पे आप चर्चा करना चाहते हैं, अदानी के मुद्दे को आप सुप्रीम तक लेके गए, वहां से भी आपको कोई रिबेट नहीं मिली। और ये अदानी का मुद्दा इन्होंने एक ऐसा मुद्दा बना रखा है, जब कभी संसद का कोई सत्र आने वाला होता है उससे पहले ही ऐसी कोई रिपोर्ट अमेरिका से पब्लिश होती है। आप देखिए स्टॉक मार्केट का उस पर कोई रिएक्शन नहीं, कोई आज तक सबूत देकर कोर्ट नहीं गया है। तो आपसे सिर्फ बोलने से कोई आरोपी नहीं हो जाता, अगर बोलने से आरोपी हो जाता तो आज विपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी, वो भी थानत पर हैं, तो क्या वो अपने आप बनेंगे? बिल्कुल मनीष जी, विपक्ष को इन मुद्दों से हटकर जनहितैषी मुद्दे उठाना चाहिए जो कि नहीं उठ रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रिजल्ट आने के 11 दिन बाद नए सीएम की रस्साकशी खत्म हो गई है और बीजेपी के विधायक दल की बैठक में देवेंद्र फडणवीस के नाम पर मोहर लग गई है। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार ने नाम का प्रस्ताव रखा और पंकजा मुंडे ने फडणवीस के नाम का समर्थन किया। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के लेकर एकनाथ शिंदे और अजित पवार का नाम फाइनल हो गया है। महायुति के विधायकों की बैठक के बाद मुख्यमंत्री और 2 डिप्टी सीएम राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। शपथ ग्रहण कल यानी 5 दिसंबर को आजाद मैदान में होगा। इसमें मुख्यमंत्री और दोनों डिप्टी सीएम शपथ लेंगे। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और अब तीसरी बार महाराष्ट्र के सीएम बनेंगे। दरअसल इस बार बीजेपी ने महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 132 सीटें जीती हैं, जिसका श्रेय फडणवीस को ही दिया जा रहा है। चलिए इस खबर पर ज्यादा चर्चा करेंगे, जानकारी लेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। रमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रमेश जी, 11 दिन हो गए, 11 दिन के बाद अब जो रस्साकशी थी वो खत्म हो गई है और देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने आ गया। लेकिन बात यहाँ पर सवाल करने वाली ये है, गौर करने वाली, कि जब देवेंद्र फडणवीस का नाम आना ही था और पहले से तय था तो 11 दिन क्यों लग गए सर? लग रहा है कि चूंकि गठबंधन से इनका हुआ था तो इसमें कोई शक नहीं कि संगठन की दृष्टि से देवेंद्र फडणवीस ने बहुत काम किया था। और लेकिन कहीं ना कहीं चेहरा जो था वो एकनाथ मुंडे का चेहरा था, तो स्वाभाविक रूप से जो मराठा वोट है कहीं ना कहीं एक भाजपा को मिला है, उसके पीछे एकनाथ शिंदे की कोशिश रही होगी और उनका प्रयास भी रहा। तो वोटों का विभाजन में दोनों लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। मैं समझता हूँ इसी वजह से उनको निर्णय लेने में टाइम लगा। हालांकि बीजेपी बहुत कंफर्टेबल, एकदम सरकार बनाने लायक तो नहीं है, लेकिन फिर भी काफी कंफर्टेबल है वो। तो कुल मिलाकर के वो इसी रास्ता कसी में उनको, अच्छा ये सुनने में ये भी आया था कि देवेंद्र एकनाथ मुंडे को उन्होंने कहा था कि आप केंद्र में आ जाइए, आपके बेटे को मुख्यमंत्री बना दे, लेकिन वो उस पर वो तैयार नहीं हुए। इसमें 10-11 दिन इनको लगे। जी
रमेश जी, चेहरे तो वही हैं लेकिन जिम्मेदारियां जो हैं वो बदल गई हैं। अब अजित पवार और शिंदे का नाम सामने आया है डिप्टी सीएम के लिए। हाँ, निश्चित रूप से ये नाम अभी चल रहा है। अभी देखते हैं कि डिप्टी सीएम शिंदे बनते हैं नहीं बनते। हालांकि खबरें तो आ रही हैं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया है, लेकिन अगर वो स्वीकार करते हैं तो एक अच्छी स्थिति रहेगी है। रमेश जी, ये कह सकते हैं कि पूरे परिवार के वो मुखिया थे शिंदे, या फिर ये भी कह सकते हैं कि गाड़ी जो है, गाड़ी के स्टीयरिंग उनके हाथ में था, लेकिन अब कंडक्टर के रोल में और या परिवार के सदस्य के रोल में वो रहेंगे, तो किस तरीके की फीलिंग्स उनके मन में क्या चल रहा होगा इस टाइम? देखिए, निश्चित रूप से ये तो उनको अच्छा तो नहीं लग रहा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री के बाद फिर वो डिप्टी सीएम बन रहे हैं जी। ये भाजपा में तो ऐसा हो जाता है कि मध्य प्रदेश में कैलाश जोशी भी पहले मुख्यमंत्री रहे, फिर मुख्यमंत्री हो गए, तो भाजपा में तो ऐसा चल जाता है कि बाबूलाल गौर भी मुख्यमंत्री के बाद फिर मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री रह गए, वो चल जाता है। लेकिन अन्य लोगों में ये बात जरा कम होती है, तो उनको पचाने में थोड़ा सा समय लगेगा। अगर वो खुद पचा भी लेंगे तो उनके समर्थक जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बात पर बहुत ज्यादा प्रसन्न नहीं होंगे। रमेश जी, ये भी देखा गया है कि आरएसएस और बीजेपी इन दोनों के बीच में जो कोऑर्डिनेशन का काम था वो देवेंद्र फडणवीस ने बहुत अच्छे से निभाया है, तो कहीं ये वजह तो नहीं है सीएम बनने की उनके? देखिए, कुल मिलाकर के देवेंद्र फडणवीस चेहरा बहुत पहले से है और किसी को बहुत ज्यादा निकट रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल के, तो स्वाभाविक रूप से उनका नाम पहले भी था, तो अब उनको वो आ गया है। संघ उनकी पृष्ठभूमि भी है, भाजपा संगठन में भी उनके बहुत गहरे रिश्ते हैं, तो कुल मिलाकर के उनके नाम को फाइनल हो जाएगी। ठीक है रमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना समय देने के लिए और चर्चा करने के लिए। चलिए, तीसरी बड़ी खबर में बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां मोहन यादव कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक की जानकारी देते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि आज बैठक में सीएम मोहन यादव के विदेश दौरे सहित निवेश को लेकर जारी प्रयासों पर चर्चा हुई। बैठक में आगामी 7 दिसंबर को नर्मदापुरम में होने वाली रीजनल इन्वेस्टर समिट और पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को लेकर भी चर्चा हुई। बैठक में तय हुआ कि आगामी 11 तारीख से 26 तारीख तक जन कल्याण पर्व का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी योजनाओं को लेकर जनता तक पहुंचने का कार्यक्रम होंगे। आज बैठक में सीएम ने सभी मंत्रियों को अपने अपने प्रभार की जिलों में सोयाबीन और धान खरीदी की समीक्षा करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में नर्मदापुरम जिले में बनने वाले सोलर एनर्जी पार्क की 442 एकड़ अतिरिक्त भूमि देने को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में प्रदेश की शराब नीति के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 2028 में उज्जैन में होने वाले सिंहस्थ को लेकर इंदौर और उज्जैन को जोड़ते हुए सड़क निर्माण को मंजूरी दी गई है। पार्वती काली सिंध चंबल नदी जोड़ो अभियान आप सभी जानते हैं, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में कुल 75,000 करोड़ का एमओयू हस्ताक्षर हो चुका है। 94 गांवों में लगभग 6 लाख हेक्टर सिंचाई होगी। हम जल कल्याण पर्व मनाने वाले हैं और ये सभी जिलों में 11 से 26 सितंबर तक मनाया जाएगा। रातापानी जो भोपाल के बिल्कुल नजदीक है, वहां पर माधव नेशनल पार्क के नाम से एनटीसीए से अनुमति प्राप्त हो गई है। वहां आसपास ग्रामीण क्षेत्र भी है, उसको बफर जोन के रूप में हम घोषित करेंगे और ग्रामीणों को असुविधा नहीं हो और माधव नेशनल पार्क का विकास हो, इस दोनों की सरकार चिंता करेगी। ग्लोबल वार्मिंग की बात हुई थी, हम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कमिट किया था कि हम 500 गीगावाट हम एनर्जी, नवीनीकरण एनर्जी बनाएंगे। मध्य प्रदेश उसमें लीड कर रहा है। मध्य प्रदेश ने उसमें सर्वाधिक सोलर और आपका विंड दोनों के पैनल कर। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता सत्यम शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यम, मोहन कैबिनेट की अहम बैठक हुई है, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या क्या प्रस्ताव पर मोहर लगी है यहाँ पर? देखिए, मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है। मोहन कैबिनेट की बैठक में ऊर्जा विभाग को लेकर के बैठक हुई, इसमें चर्चा की गई है। नवीकरणीय ऊर्जा किस तरह से लगेगा, थर्मल पावर प्लांट लगने की बात को बताई जा रही है। 25 करोड़ रुपए का थर्मल पावर प्लांट रहेगा, जिसमें केंद्र सरकार भी मदद करेगा। इसके साथ ही
जिस तरह से किसानों को लेकर के भी बात की गई है और विशेष तौर पर जो यहाँ पर विदेश से इन्वेस्टमेंट लाने का डॉक्टर मोहन यादव उनकी बात की गई है। 78,000 करोड़ रुपए का करीब यहाँ इन्वेस्टमेंट जो जर्मनी से आया है उसको लेकर के चर्चा की गई है और किस तरह से व्यापारियों उद्योगपतियों को यहाँ पर मध्य प्रदेश की जगह दी जाएगी उसका ढांचा तैयार करने की भी बात कही गई, चर्चा की गई है। इसके साथ साथ ही जो अन्य विषय थे जिसमें नवकरणीय ऊर्जा को लेकर संबंधित नवकरणीय ऊर्जा के साथ साथ निवेशक जो नर्मदापुर में 7 दिसंबर को रीजनल होने 25 फरवरी 2025 को पूरे भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जाएगा जिसमें जर्मनी और यूक्रेन विदेशी जो उद्योगपति हैं वो भी शामिल होंगे। उसको लेकर भी चर्चा की गई, तमाम बातों को लेकर जो बैठक हुई तो इसमें महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सत्यम, जो फैसले निकलकर सामने आए हैं उन फैसलों से किन किन वर्गों को फायदा होने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश सरकार की और मोहन सरकार की मंशा है कि सभी वर्ग को फायदा हो। विशेष तौर पर जिस तरह से चंबल और काली सिंध नदी का पानी की जो परियोजना है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में जिसमें करोड़ों जो लाखों हेक्टेयर जमीन है उसका सिंचाई का होगा और करोड़ों लोगों को इसमें पानी की सप्लाई हो सकेगी। तो कई ग्रामीण के अंचल यहाँ पर विकसित होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसमें केंद्र सरकार भी लगातार मदद कर रही है। मध्य प्रदेश की सरकार और राजस्थान सरकार के संयुक्त ये परियोजना है। इसके साथ साथ ही अन्य जगहों पर जैसे रोजगार की बात की जाए तो रोजगार लाने की दिशा में सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार रीजनल इन्वेस्टर मीट का आयोजन कर रहे। पहले भी देखा गया है कि मुंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, कोयम्बटूर में तमाम प्रदेश के अन्य जिले अन्य प्रदेश है वहां से निवेश लाने के लिए करीब 2 लाख करोड़ का निवेश आने की बात कही गई है। वहीं पर 78,000 करोड़ का निवेश विदेश से लाने की बात कही गई है। तो तमाम जो निवेश आएंगे उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में जो उत्पाद होते हैं उनको असर भी देखने को मिलेगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी। और इसके साथ साथ ही जो विशेष बात है कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जो रोजगार जो है जो युवा है उनको रोजगार मिलेगा और मध्य प्रदेश का जो उत्पाद है वो वैश्विक लेवल पर नाम करेगा। इसके साथ ही जो पर्यटन की दिशा में देखा जाए तो उसमें भी काफी बढ़ोतरी मिलेगी अगर विदेशी निवेशक यहाँ पर पहुंचते हैं। तो ऐसे में युवाओं, किसानों और जो विशेषकर जो जिस तरह से राजस्थान के चंबल नदी, काली सिंध नदी पानी की बात कही जा रही, परियोजना की बात कही, उसमें किसानों को विशेष तौर पर फायदा होगा। जिस तरीके से आपने बताया कि रोजगार के अवसर यहाँ पर प्रदान होंगे, लेकिन अगर हम सत्यम महिलाओं की बात करें तो क्या महिलाओं के लिए भी कुछ बैठक में कुछ फैसले निकलकर सामने आए हैं? कि महिलाओं के लिए भी ये जो जितनी योजनाएं हैं आप देखिए, चाहे रोजगार के लिए विदेशों से निवेशक हो लाए जा रहे हैं तो ये सब महिलाओं को भी इसमें हिस्सेदारी मिलेगी। तमाम जो जगह रहती है, हालांकि देखिए केंद्र सरकार ने 33% का आरक्षण दे दिया है, मध्य प्रदेश सरकार ने 35% का आरक्षण पहले ही दे दिया है। तो जो महिलाओं के लिए है ये विशेष तौर पर जो बीजेपी की सरकार है वो काम कर रही है और निश्चित तौर पर महिलाओं को भी जो बीजेपी की सरकार है उसमें जो योजनाएं बैठक होती है उसमें सब पर विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। उनके लिए भी कोई योजना निकाली जाती है, उनको भी लाभ पहुंचाने की बात की जाती है। बिल्कुल सत्यम, फैसला ले लिया गया है, योजनाएं बना दी गई हैं। अब देखना यह है कि धरातल पर इनको कितना उतारा जाएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया और आगे आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे अपडेट लेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को लेकर भारत में आक्रोश देखा जा रहा है, जिसका असर मध्य प्रदेश में भी दिखाई दिया। यहाँ कई जिले और शहर में बाजार बंद रहे। भोपाल में विरोध स्वरूप प्रदर्शन और रैली निकाली गई। वहीं लोग केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग करते नजर आए। सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक संगठन ने भी हिंदुओं के साथ हो रहे विरोध में प्रदर्शन किया। धरना स्थल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा, भगवान दास सबनानी भी मौजूद रहे। इस दौरान भोपाल के बाजार आधे दिन तक बंद रहे। विरोध में व्यापारी भी सड़क पर उतरे। कृषि उपज मंडी में व्यापारी अनाज की खरीदी नहीं की गई तो वहीं भोपाल का थोक दवा बाजार भी पूरी तरह से बंद रहा। इधर भोपाल में टीला जमालपुरा में मार्केट बंद करने पहुंचे भाजपा कार्यकर्ताओं से कुछ लोगों की झड़प की खबरें भी सामने आई हैं। तो देखिए, खबर आपको मध्य प्रदेश के भोपाल से बता रहे हैं। कई संगठनों ने यहां पर समर्थन का आह्वान किया है। बता दें कि भोपाल में भोपाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, भोपाल किराना व्यापारी महासंघ, थोक दाल चावल संगठन, हनुमानगंज भोपाल ग्रैंड मर्चेंट एंड ऑयल सीड्स एसोसिएशन, गल्ला मंडी भी इस समर्थन में शामिल रहे। वहीं राजधानी किराना व्यापारी एसोसिएशन, थोक तेल व्यापारी एसोसिएशन और ओल्ड भोपाल थोक रेडीमेड होजरी एसोसिएशन, भोपाल व्यवसायी महासंघ,
सर्राफा व्यापारी महासंघ, घोड़ा नक्काज व्यापारी महासंघ, न्यू मार्केट व्यापारी संघ, लोहा बाजार व्यापारी संघ, इसके साथ ही इब्राहिमपुरा व्यापारी महासंघ, सुभाष चौक व्यापारी एसोसिएशन सहित भोपाल शहर की अन्य व्यापारिक संस्था प्रदर्शन में शामिल रही। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता कृष्णा शर्मा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, भोपाल में भी अब बंद का असर देखा जा रहा है। बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर, उसको लेकर भोपाल में भी विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ जानकारी है पूरे विरोध प्रदर्शन को लेकर? बिल्कुल, देखिए, राजधानी भोपाल में सकल हिंदू समाज ने आज बंद का ऐलान किया था। आधे दिन का बंद रहा। भोपाल में मिला जुला असर देखने को मिला। के भी जो वरिष्ठ नेत्री है उस प्रदर्शन भारत राय पर देखा गया और सामाजिक संगठन है, धार्मिक संगठन हिंदू है, वो इस पसंद में उन्होंने भाग लिया और सरकार मामले पर हस्तक्षेप करने की मार्मिक उनका कहना था कि भारत सरकार इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं बांग्लादेश हिंदू नहीं है और हिंदुओं पर आक्रमण हो रहे हैं, उनके मंदिर तोड़े रहे हैं और बिना कारण के हिंदुओं को अरेस्ट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अल्पसंख्यक है बांग्लादेश में वो सुरक्षित नहीं है और लगातार हिंदुओं पर आक्रमण किया जा रहा है। इसको लेकर आज मिला जुला असर देखने को मिला। आधे दिन चाहे पुराने भोपाल की बात करें चाहे नए भोपाल की बात करें, बाजार बंद रहे। हालांकि कुछ जगह झड़प भी देखने को मिली जब हिंदू संगठनों ने टीला जमालपुरा में कुछ दुकानें बंद करवाने गए तो थोड़ी बातचीत भी हुई इस दौरान दुकान वालों की और हिंदू संगठन के बीच। तो कुल मिला के कहा जाए कि भोपाल में मिला जुला असर देखने को मिला और निश्चित रूप से जो हिंदू संगठन है वो लगातार केंद्र सरकार से और भारत सरकार से है कि बांग्लादेश सरकार से वो कूटनीतिक नीतियां होती है उन पर वार्तालाप करे और इस पे हस्तक्षेप करे ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं का पलायन रुके और हिंदुओं का अत्याचार रुके। कृष्णा, क्योंकि आपने बताया कई जगह झड़प की खबरें भी सामने आई हैं, तो ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ खासा तैयारियां की हैं झड़प को लेकर या नोकझोंक को लेकर? कहीं लड़ाई झगड़े या अप्रिय घटना ना घटित हो, इसको लेकर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? देखिए, पूरे शहर में पुलिस बल तैनात था और जब थोड़ी वाद विवाद की स्थिति बनी तो पुराने शहर में टीला जमालपुरा में भारी पुलिस बल पहुंच गया, पूरा छावनी के रूप में तब्दील हो गया। वहीं भारत माता चौराहे पर जो प्रदर्शन था वहां भी भारी पुलिस बल देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन के पूरे इंतजाम थे कि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन है वो निश्चित रूप से बंद कराने जाएगा तो नोकझोंक हो सकती है। उसको लेकर पहले ही पुलिस बल तैनात किया गया था और सब कुछ सामान्य रूप से प्रदर्शन हुआ है। कृष्णा, अभी किसी तरह की अप्रिय घटना की खबरें तो सामने नहीं आई ना? अभी तक जो बंद हुआ है वो सफलतापूर्वक बंद किया गया है या फिर कुछ घटनाएं ऐसी आई हैं सामने? देखिए, अप्रिय घटना तो नहीं कही जा सकती, थोड़ी बहुत हुई है, बातचीत हुई है, लेकिन इस तरह की अप्रिय कोई घटना भोपाल में नहीं घटी है। और प्रदर्शन जो हिंदू सकल समाज ने ये बंद का आह्वान किया था तो ये बंद सफल माना जाएगा क्योंकि आधे दिन भोपाल में ज्यादा से ज्यादा बाजार बंद रहे हैं और जो प्रदर्शन रहा है वो इनका सफल माना जाएगा। चलिए कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो ये थी 4 बजे की 4 बड़ी खबर, जहां हमने आपको दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की खबरों से रूबरू कराया। कल फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।